हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं भूगोल पाठ 3 मानव विकास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराऊंगा। साथियों, जितने भी सवाल हैं सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीवीआई और सिलेक्टेड हैं। वही क्वेश्चंस को लिया गया है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपके एग्जामिनेशन में आने की सर्वाधिक रहेगी। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप सभी सवालों को देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इसमें पिछले साल जो भी पूछे गए सवाल हैं आपके, उन सभी सवालों को भी समाहित किया गया है। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन पीडीएफ आप चाहते हैं तो वो कहाँ मिलेगा? सॉफ्ट स्टडी ऐप पे। आप नीचे देख रहे हैं लिखा हुआ भी है, तो सॉफ्ट स्टडी ऐप पे आपको इसका एक्सप्लेनेशन पीडीएफ मिल जाएगा। और पीडीएफ जो होगा पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, तो पासवर्ड आपको जो है वो इसी क्लास के बीच में कहीं पे भी देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, हर बार की तरह इस बार भी आपको पासवर्ड जो है क्लास के बीच में देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को देखिए और पासवर्ड के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना कोई देर के हुए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से मेरे भाई। तो पहला सवाल आपके समक्ष क्या कहता है? वृद्धि और विकास डेवलपमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि, जिसको अंग्रेजी में ग्रोथ कहा गया, और विकास डेवलपमेंट, तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? देखिए, इस चैप्टर का मुख्य जो पॉइंट ही है, नाम भी है चैप्टर का मानव विकास। तो विकास के बारे में पढ़ना है। और विकास और वृद्धि जो है ना, वो सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन इसका अर्थ जब आप देखेंगे तो वो अलग है। जो विद्यार्थी नए होंगे इस चैनल पे, आपको मैं बता दूं कि मैंने इस चैप्टर को बखूबी बहुत ही अच्छे से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो पढ़ा रखा है। अगर आपने अभी तक क्लास नहीं किया है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इसका जो है सीक्वेंस वाइज में सभी चैप्टर्स आपको बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई पेड नहीं है, बिल्कुल आप फ्री आसानी से इसको आप एक्सेस करके पढ़ सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए है कि वृद्धि और विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है वृद्धि गुणात्मक और मूल्य सापेक्ष होती है। तो भाई मेरे, आपको मैंने पढ़ाया था वृद्धि गुणात्मक नहीं होती है। वृद्धि हमेशा क्या होती है? तो वृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है। वृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है। तो ये तो अपना पहला ऑप्शन यहाँ पर इलिमिनेट हो गया। इलिमिनेशन मेथड भी सिखाया हूँ। दूसरा है कि विकास मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होता है। पेन का मैं कलर चेंज कर दूं क्योंकि इरिटेट करेगा ना आपको, पिंक। विकास मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होता है। तो विकास मात्रात्मक नहीं, विकास गुणात्मक होता है। तो ये भी गया, ऑप्शन बी भी आपका गया। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि गुणात्मक में धनात्मक परिवर्तन न हो। मतलब गुण में जब तक कोई धनात्मक परिवर्तन न हो तब तक विकास नहीं हो सकता है। तो यानी आपका ऑप्शन सी ही सही जवाब है। देखिए, विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक गुण में धनात्मक परिवर्तन न हो, क्योंकि विकास का आपने डेफिनेशन ही पढ़ा है कि गुण में क्या होना चाहिए? धनात्मक परिवर्तन होना चाहिए। नहीं, गुण में कोई सकारात्मक और अच्छा बदलाव जब आपको देखने के लिए मिलता है तब आप कह सकते हैं कि विकास हो रहा है। जैसे किसी गाँव की अगर जनसंख्या बढ़ रही है, साथ ही साथ उस गांव में जैसे सड़क निर्माण का कार्य, बच्चों के प्रति पढ़ाई का कार्य, ये सब भी बढ़ रहा है। मतलब विकास में कुछ गुण में कुछ विकास हो रहा है, धनात्मक अच्छा विकास हो रहा है, तब जाकर उसको हम लोग कहेंगे, या कह रहे हैं उसका अच्छा परिवर्तन हो रहा है, तब जाकर हम लोग उसको कहेंगे विकास कहेंगे। क्लियर? तो ये टर्म्स आपको ध्यान देना होगा। तो वृद्धि और विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि गुणात्मक में धनात्मक परिवर्तन न हो। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। लाइट है ना जी? वृद्धि का मान हमेशा ऋणात्मक होता है? नहीं, वृद्धि का मान हमेशा ऋणात्मक नहीं होता। वृद्धि ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी हो सकती है। मतलब अच्छे चीजों का भी ग्रोथ हो सकता है, खराब चीज में भी ग्रोथ हो सकता है ना? कोई नशा करना सीख रहा है तो वो ऋणात्मक हो गया। कोई जो है अच्छी अच्छी चीजों को सीख रहा है, अच्छी संगति में रह रहा है तो वो धनात्मक हो गया। तो वृद्धि जो है वो आपका ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, केवल ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हमेशा लगा दिया। सो ये भी आपका ऑप्शन डी चला गया। तो देखिए, चीजों को जब आप समझ कर पढ़ेंगे ना तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल आप समझ कर पढ़िए। मैं बिल्कुल 100% आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे भाई कि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप चीजों को बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा, आंसर कीजिएगा। दूसरा सवाल है कि डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास का मूल लक्ष्य जो है वो क्या है? डॉक्टर महबूब उल हक, जिन्होंने मानव विकास में अपना एक अहम योगदान दिया, तो कहता है कि डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार जो है मानव विकास का मूल जो कहता है लक्ष्य क्या है? तो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना और उनके जीवन में सुधार लाना। देखिए, यही बिल्कुल देखिए डॉक्टर महबूब उल हक का कहना ही था। ये कहाँ के? तो पाकिस्तानी आपके हैं। तो इनका कहना ही था कि जब लोगों के विकल्पों में वृद्धि हो जाए, इन्होंने मानव विकास का इसी तरह से डिफाइन दिया था कि जब लोगों के पास ज्यादा विकल्प हो जाए, यानी विकल्प ज्यादा बढ़ने लगे, तब आप कह सकते हैं कि उनका विकास हो रहा है। जैसे आज आप मेरे
मेरे से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करके किसी और टीचर से भी पढ़ सकते हैं। तो विकल्पों में वृद्धि हुआ ना, लेकिन इंटरनेट नहीं रहता तो आप केवल बाध्य रहते अपने गाँव के किसी एक शिक्षक से पढ़ने के लिए। तो ये चीजें आपको यहाँ पर इनके संदर्भ में कहा गया। तो ऑप्शन यही सही है, बाकी ऑप्शन को भी पढ़ना जरूरी है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि करना नहीं, गलत है। केवल साक्षरता दर को, ये भी इनका नहीं कहना था, और प्राकृतिक संसाधनों के लिए भी नहीं कहना था, यानी कि ऑप्शन यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, तीसरा है, मानव विकास अवधारणा के अनुसार विकास का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? केंद्र बिंदु कौन है? कहता है कि मानव विकास अवधारणा के अनुसार विकास का केंद्र बिंदु क्या है? तो कहता है भौतिक बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। मानव और लोग, बिल्कुल मानव और लोग ही जो है विकास की अवधारणा के अनुसार विकास के मुख्य केंद्र बिंदु हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी ही आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए जहां पे आंसर मिल जा रहा है ना, मैं आंसर को लगा दे रहा हूं, लेकिन अगर आपको सभी ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिटेल पीडीएफ आपको जो है वो सॉफ्ट स्टडी ऐप पे मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है। बस उसमें पासवर्ड लगा हुआ है, और वो पासवर्ड कहाँ मिलता है? तो पासवर्ड जो है वो क्लास में ही मिलता है। पासवर्ड जो है वो क्लास के बीच में ही आपको कहीं पे भी एक फोटो आएगा और पासवर्ड लिखकर चला जाएगा। ठीक है, तो आपको वो देखना होता है। क्लियर? चलिए, यदि किसी देश में बालिका शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है या महिलाओं को समान अवसर नहीं दिए जाते हैं, तब मानव विकास का कौन सा स्तंभ प्रभावित होता है? अपने मानव विकास के स्तंभ के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पर समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण आपने पढ़ा है ना। तो वही कहता है कि अगर किसी देश में बालिका यानी लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, महिलाओं को समान अवसर न दिया जाए, तो कौन कौन यहाँ पर स्तंभ जो है प्रभावित होगा? तो पहला है समता प्रभावित होगा, सशक्तिकरण प्रभावित होगा, उत्पादकता प्रभावित होगा, तो सब प्रभावित होगा ना। तो समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण सब प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि जो है बालिका शिक्षा पर प्रतिबंध और लोगों को समान अवसर नहीं देने पर इन सब चीजों से क्या हो जाएंगे? ये तो वंचित हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए 5वां नंबर सवाल है, यदि किसी क्षेत्र में निरक्षरता यानी कि इलिटरेसी का स्तर बहुत अधिक है, मानव विकास के कौन सा आयाम सबसे अधिक नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं? अगर इलिटरेसी मतलब कहता है कि निरक्षरता यानी अनपढ़ता ज्यादा है, तो कौन कौन यहाँ पर प्रभावित होगा? केवल स्वास्थ्य, विकल्पों को चुनने की स्वतंत्रता और क्षमता, केवल प्राकृतिक संसाधन, केवल देश का क्षेत्रफल। केवल स्वास्थ्य नहीं प्रभावित होगा, माना कोई नहीं पढ़ा रहेगा तो केवल स्वास्थ्य प्रभावित होगा जी? नहीं ना, तो ऑप्शन ए भी गया। विकल्पों को चुनने की स्वतंत्रता और क्षमता, हाँ विकल्पों की चुनने की स्वतंत्रता जो है नहीं रहेगी, और क्षमता भी उसकी खत्म हो जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा कि यदि किसी क्षेत्र में निरक्षरता का स्तर बहुत अधिक हो जाता है, तो विकल्पों को चुनने की स्वतंत्रता और क्षमता में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, केवल देश का क्षेत्रफल नहीं, तो आपका ऑप्शन बी ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल देखिएगा। वैसे विद्यार्थी मेरे भाई जिनको आंसर ना पता रहे या उनको आंसर नहीं आ रहा हो, तो आप याद करने का प्रयास करेंगे, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, और चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप चैप्टर पढ़ लीजिएगा। मैंने एक्सप्लेनेशन पढ़ा दिया है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, या कोर्सेस नाम से भी आप यूट्यूब पे एक नया फंक्शन आ गया है, कोर्स नाम से भी अपने आप बन जाता है, तो उसमें भी चला जाता है। ठीक है, चलिए मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? और कमेंट सभी लोग करेंगे ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों में से कितने लोग पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आकार में वृद्धि, देखिए विकास का नहीं, आकार में वृद्धि केवल नहीं। गुण में धनात्मक परिवर्तन, हाँ सर, पहले ही नंबर के सवाल में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि गुण में धनात्मक परिवर्तन, धनात्मक गुणात्मक परिवर्तन, तो गुण में धनात्मक परिवर्तन बिल्कुल। आकार में स्थिरता, स्थिर हो गया तो विकास कहाँ से? साधारण परिवर्तन नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है गुण में धनात्मक परिवर्तन। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए 7वां नंबर सवाल है कि मानव विकास की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए दिस पेन इज वेरी प्रीशियस फॉर मी, है ना, कितना अच्छा है, लुकिंग भी इसका बड़ा अच्छा है। देखिए कहता है कि मानव विकास की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? सिर्फ प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना। मानव विकास की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिर्फ प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना नहीं। केवल आर्थिक विकास, देखिए मानव विकास की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य, मानव विकास की अवधारणा लोगों के उनके जीवन में अवसर और विकल्प देना, केवल औद्योगिक विकास। तो आपने पढ़ा होगा अभी महबूब उल हक के द्वारा कि जब लोगों के पास विकल्पों में वृद्धि हो जाए, लोगों के पास जब विकल्पों में वृद्धि हो जाए, तब उसको मानव विकास के अंतर्गत, ये किनके द्वारा कहा गया था? आपने पढ़ा ना अभी, डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। तो ऑप्शन सी ही आपके सही जवाब हो जाएंगे। चलिए 8वां नंबर सवाल है, मानव विकास सूचकांक
अंग्रेजी में कहेंगे इसको एचडीआई। एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो कहता है कि मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेरे भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात करें तो कहता है कि कौन कौन से 3 प्रमुख आयाम इसके हैं। 3 प्रमुख आयामों के बारे में चर्चा करना है आपको। तो कौन कौन से जो है वो प्रमुख 3 आयाम हो जाएंगे, शिक्षा, आय और स्वास्थ्य। देखिए ऑप्शन देखिएगा, शिक्षा, आय और स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, आवास, परिवहन, पर्यावरण या राजनीति, कानून, रक्षा। तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षा, आय और स्वास्थ्य। शिक्षा, आय और स्वास्थ्य, एजुकेशन, इनकम और हेल्थ पे डिपेंड करता है आपका। 9 नंबर सवाल है, आय एक साधन है न कि उद्देश्य, यह भी किसके द्वारा कहा गया। आय एक साधन है न कि उद्देश्य। आपने पढ़ा होगा कि मनुष्य का जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि वो सार्थक जीवन जिए। सार्थक जीवन जीने का यहाँ पर कहा गया था किनके द्वारा, महबूब उल हक के द्वारा। तो महबूब उल हक के द्वारा कहा गया कि आय एक साधन है न कि उद्देश्य। तो पैसा कमाइए, लेकिन क्या है, बस एक साधन है, एक सोर्स है आपका, लेकिन ये आपका उद्देश्य नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल ये उद्देश्य, इनकम जो है वो केवल उद्देश्य बनकर नहीं रह जाना चाहिए। तो ये महबूब उल हक द्वारा कहा गया। ये कहाँ के थे, पाकिस्तान के। चलिए, मानव विकास का मूल विचार किस पर आधारित है। मानव विकास का मूल विचार जो है किस पर आधारित है। तो मानव विकास का जो मूल विचार है मेरे भाई किस पर आधारित है, तो व्यक्तियों की क्षमताओं और अवसरों के विकास पर, केवल आर्थिक विकास पर नहीं, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर नहीं, शहरीकरण पर नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यक्तियों की क्षमताओं और अवसरों के विकास पर जो है वो मानव विकास का मूल विचार जो है डिपेंड करता है। अगला सवाल देखिएगा, मानव विकास रिपोर्ट में मानव गरीबी सूचकांक एचपीआई, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स दर्शाया जाता है, यह किसे मापता है। तो ये गरीबी को मापता है। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो विकास का मापन करता है, उसी प्रकार से आपका एचपीआई जो है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ये आपका किसको मापता है, तो ये मापता है मेरे भाई गरीबी के विभिन्न आयामों को। गरीबी के विभिन्न आयामों को मापता है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल आप देखेंगे, मानव विकास सूचकांक एचडीआई और मानव गरीबी सूचकांक एचपीआई में मूल अंतर क्या है। देखिए मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक में मूल अंतर क्या है। तो एचडीआई उपलब्धियों को मापता है, जबकि एचपीआई मानव विकास में कमी या वंचन को मापता है। हाँ, मुझे तो सही लग रहा है। एचडीआई केवल आय मापता है, नहीं, एचडीआई पूरा विकास मापता है। एचडीआई केवल विकसित देशों के लिए, नहीं। आपको पता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पहले 191 देश होता था प्रकाशित, अब 193 देशों का डाटा प्रकाशित होता है, जिसमें अभी भारत का अगर 2025 के अनुसार देखेंगे तो 2025 के अनुसार एचडीआई में भारत का 130वां रैंक है। लेकिन यही 2023 के अनुसार, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, 132वां रैंक था। 2020 के अनुसार पूछा जाता है तो 131वां रैंक था। ये एग्जाम में सवाल बन जाता है। तो ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे। चलिए, मानव विकास सूचकांक एचडीआई में शिक्षा का मापन किन 2 सूचकों के आधार पर किया जाता है। तो एचडीआई में जो है ना, शिक्षा का जो मापन है वो किन 2 आधार पर किया जाता है। तो कहता है कि यहाँ पर पौध साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात, मतलब कि जो पौध मतलब जो बूढ़े हैं उनकी साक्षरता दर कितनी है और हर साल कितना नामांकन हो रहा है, इसके अनुसार पे लिटरेसी रेट का जो होता है मापन किया जाता है। यानी एचडीआई में शिक्षा का मापन जो है वो इस प्रकार से किया जाता है कि मीन एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने लोग मतलब कितना लोग जो है स्कूल जा रहे हैं और कितना जो है प्रति साल नामांकन हो रहा है, इस पे डिपेंड करता है। 14 नंबर है कि एचडीआई को विकसित करने में किस भारतीय अर्थशास्त्री का योगदान है। एचडीआई को विकसित करने में किस भारतीय अर्थशास्त्री का योगदान है। तो 2 दोस्त हैं आपके, एक महबूब उल हक और एक अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो अमर्त्य सेन और आपके महबूब उल हक, तो इन दोनों द्वारा मानव विकास को विकसित किया गया था। लेकिन भारतीय अर्थशास्त्री का नाम पूछे तो अमर्त्य सेन का नाम आ जाएगा। आपको याद है जगदीश भगवती नहीं, रघुराम राजन तो आपको पता है गवर्नर थे, कौशिक वसु एक आपके क्या हैं, तो अर्थशास्त्री ही हैं। तो यहाँ पर सही जवाब आपके क्या हो जाएंगे, सही जवाब का ऑप्शन बी हो जाएगा, अमर्त्य सेन। अगला देखिएगा, विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है, एकमात्र देश वह कौन सा है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जीएनएच को देश प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। जीएनएच यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशी को जो है वो आधिकारिक माप घोषित किया है नॉर्वे। तो नॉर्वे नहीं सर, नॉर्वे देखिएगा, याद रखिएगा, ये मानव विकास में प्रथम था लेकिन अब स्विट्जरलैंड हो गया है। प्रथम था लेकिन अब स्विट्जरलैंड हो गया है। भूटान जो है ना वो
GNH यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, यानी कितने जो है हमारे देश में प्रसन्नता है, उसके आधार पे मानव विकास का सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता के आधार पे जो है वो मतलब अपने देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है कि मेरे देश में प्रगति तभी माना जाएगा जब मेरे देश के लोग कितना खुश हैं, ये डिपेंड करेगा, तब इसके आधार पे हम मापेंगे। ये चीजें यहाँ पर दिखाई गई है। अगला है 16 नंबर कि मानव विकास के संदर्भ में वे देश जहां मानवाधिकारों का हनन मतलब उनका हनन किया जाता है, गृह युद्ध या सामाजिक अस्थिरता होती है, वे सामान्यतः किस श्रेणी में आते हैं? तो जहां पे ये सारा चीज होगा वो तो वहां पे विकास होगा नहीं। जहां पे गृह युद्ध होते रहे, जहां पे लोगों का अधिकारों का हनन हो जाए, तो वो तो विकास करेगा नहीं। तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो वो आ जाएगा सर निम्न मानव विकास के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ गया गुरु? निम्न मानव विकास के अंतर्गत। निम्न मानव विकास के अंतर्गत ये आ गया। मानव विकास रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? तो सर मानव विकास रिपोर्ट का उद्देश्य है केवल आर्थिक प्रगति दिखाना नहीं, केवल आर्थिक प्रगति से काम नहीं चलेगा, केवल राजनीतिक स्थिरता को मापना नहीं, केवल लग गया ना तो कहानी गोल है। लोगों के जीवन की गुणवत्ता का मापन करना या प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन करना, तो केवल प्राकृतिक संसाधनों का भी नहीं। तो मानव विकास रिपोर्ट का उद्देश्य है कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता का मापन करना, लोगों के जीवन की गुणवत्ता का मापन करना। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। मानव विकास के 4 स्तंभों में सशक्तिकरण इंपावरमेंट का क्या अर्थ है? सशक्तिकरण यानी लोगों को इतना सशक्त बनाना कि वो अपना जो है निर्णय स्वयं ले सकें। ठीक है, जैसे मुझे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि आप इतना एलिजिबल हो जाएं कि आपको अगर शादी करनी है किसी से तो आप उससे शादी करने के लिए आप मतलब सशक्त हैं कि हाँ भाई अपना डिसीजन मैं खुद ले सकता हूँ। एग्जाम्पल दिया हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों को हथियार देना ना बाप बांधना, लोगों को तकनीकी ज्ञान देना ये भी नहीं होगा, लोगों को निर्णय लेने का अधिकार देना ये हो जाएगा। लोग निर्णय लेने के लिए क्या हो? स्वतंत्र हो, फ्री हो। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। HDI में स्वास्थ्य मापन किससे होता है? स्वास्थ्य का मापन, तो स्वास्थ्य का मापन जो होता है ना, किसी देश में कितने वर्षों तक लोग जी रहे हैं, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी के आधार पे, यानी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कितना है, मतलब औसतन जो लोगों का आयु है वो कितना रह रहा है, इसके अनुसार पे वहाँ का जो है स्वास्थ्य मापा जाता है। जितना अच्छा होगा यानी कि वहाँ का स्वास्थ्य उतना अच्छा है ना, जितना दिन ज़्यादा दिन लोग जिएंगे उतना स्वास्थ्य वहाँ का अच्छा है। तो औसत जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी से इसको मापा जाता है। अगला देखिएगा, मानव विकासों में अस्थायित्व का अर्थ क्या है? अस्थायित्व, अस्थायित्व मतलब सस्टेनेबिलिटी, यानी कि आने वाली पीढ़ियों को भी क्या करना है? तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चीज़ों को बचाकर रखना है, यानी कोई भी चीज़ को हम लोग अति दोहन ना करना है, चीज़ों को बचाकर रखना है कि आने वाली पीढ़ी भी उसका क्या कर सके? तो यूज कर सके। क्लियर? तो कहता है केवल कारखाने चलाना, ये भी गया। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, ये सही है। अधिक उत्पादन करना, ये भी गलत है। और केवल शहरीकरण बढ़ाना, ये भी गलत है। देखिए चाइना में क्या है ना, चाइना में ये जो आपका यहाँ पे है सस्टेनेबिलिटी, तो सस्टेनेबिलिटी को यहाँ पे नहीं, चाइना में नहीं माना जाता है। वहाँ पे है ना कि जो चीज़ अगर मिल गया, सोना मिल गया तो खूब धड़ल्ले से निकालो। अभी का मतलब फ्यूचर का नहीं सोचना है, अभी क्या हम लोग है ना इस पे जोर देता है चाइना। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, HDI में प्रति व्यक्ति आय मापी जाती है। HDI में प्रति व्यक्ति आय मापी जाती है केवल रुपए में, डॉलर में, तो PPP में यानी डॉलर में ही मापा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, परचेजिंग प्राइस पैरिटी। अगला देखिएगा 22 नंबर, भारत के मानव विकास सूचकांक की रैंक 2023 थी। भारत के मानव विकास सूचकांक की रैंक 2023 में क्या थी? तो लगभग 132, लगभग 132 याद रखिएगा। 2023 में याद रखिए, देखिए 2023 की अगर बात करें तो 132, 2020 पूछ देता है एग्जाम में तो 131, और अभी 2025 पूछ देगा तो 130। तो यह ध्यान में आपको रखना होगा। अगला है, निम्न में से कौन मानव विकास के लिए नकारात्मक कारक है? नकारात्मक कारक, शिक्षा सकारात्मक कारक, बेरोजगारी नकारात्मक कारक, स्वास्थ्य सकारात्मक, आय में वृद्धि सकारात्मक, यानी कि नहीं पूछा है, नकारात्मक पूछा है तो ऑप्शन बी ही हो जाएगा, बेरोजगारी ही आपका सही जवाब हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगला है, मानव विकास रिपोर्ट में HPI का मतलब क्या होता है? ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, यानी कि गरीबी के विभिन्न आयामों का मापन करना। मानव विकास में समता, इक्विटी,
इक्वलिटी भी कह सकते हैं, का अर्थ है सभी को समान वेतन, ना बाबा ना। सभी को समान अवसर, हाँ सभी को समान अवसर देना, सभी को समान अवसर देना, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। सभी को कर छूट, नहीं। सभी को अनिवार्य शिक्षा, नहीं। तो याद रखिएगा समता का मतलब ये हो जाएगा। 26 नंबर है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। देखिए यहाँ पे बच्चे को कंफ्यूजन होगा ना कि सभी को अनिवार्य शिक्षा। देखिए यहाँ पे समान अवसर में सब कुछ आ गया, समान अवसर में शिक्षा भी समाहित है, इसलिए ऑप्शन बी होगा सही जवाब। चलिए, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो मानव विकास की अवधारणा जो है वो डॉक्टर महबूब उल हक की देन है, यानी ऑप्शन बी आपके हो जाएंगे। 1990 में यूएनडीपी जो है हर वर्ष प्रकाशित करता है, 1990 से शुरुआत हुई थी। लोगों की परिवर्धन, परिवर्धन का मतलब क्या होता है, बदलाव, बदलाव यानी कि चेंज। परिवर्धन वर्ड नया देखकर आप डर जाइएगा, तो डरिएगा नहीं। तो लोगों की परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है। तो मानव विकास कहलाता है, यानी कि यहाँ पर मानव विकास हो जाएगा। ऑप्शन ए मानव विकास का डेफिनेशन भी है। मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है। तो मानव विकास का मापन जो है मानव सूचकांक द्वारा किया जाता है, मानव सूचकांक द्वारा किया जाता है। किस वर्ष से यूएनडीपी जो है वो मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है। तो 1990 से प्रति वर्ष यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जो है वो मानव विकास प्रतिवेदन जो है जारी किया जाता है। अगला सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से मानव विकास का स्तंभ है। समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण, सब हो जाएगा। याद रखिएगा समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। चलिए, मानव विकास के उपागम कौन से। आय का उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। आय उपागम इनकम के लिए सबसे पुरानी उपागम, कल्याण उपागम सरकार इस पे ध्यान देती है, न्यूनतम आवश्यकता उपागम रोटी कपड़ा मकान आवास स्वास्थ्य शिक्षा ये हो गया। समता उपागम लोगों को इतना कैपेबल बनाना ताकि वो अपना मतलब भार उठा सके और क्षमता अपना डेवलप कर सके, ठीक है, तो सभी हो जाएगा। चलिए, ये थोड़ा सा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। इससे आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ। जैसे यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर पॉइंट है, आप देखिएगा कि जो संसाधनों तक पहुंचने के क्रय शक्ति अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में, यानी पीपीपी अभी आपने पढ़ा था, परचेजिंग पर प्रायोरिटी। तो यहाँ पर परचेजिंग प्राइस प्रायोरिटी तो अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में मापा जाता है, जिसका स्कोर 1 के जितना निकट होता है मानव विकास का स्तर भी उतना अधिक होता है। और इस प्रकार 0.983 का स्कोर अति उच्च माना जाता है, जबकि 0.268 मानव विकास का अत्यंत निम्न स्तर माना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 0.983 जो है ना वो सबसे उच्च और 0.268 जो है वो सबसे निम्न। ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके आधार पे आप देखिएगा, तो अब देखिए यहाँ पे मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। यह सूचकांक मानव विकास में कमी को मापता है, ठीक है। अब यहाँ पर अति उच्च में तो 0.80 से ऊपर वाला 66 देश है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। उच्च में 700 से 7.99 के बीच में 49 गो है, मध्यम में 44 गो और निम्न में आपके 32 गो। एग्जाम में सवाल 3-4 सवाल यहाँ से बन जाएंगे। अभी जैसे देखिए आगे बनेगा सवाल। ये देखिए इसमें याद रखिएगा मानव विकास सूचकांक का जो मापन होता है, तो इसमें इंडिया का अभी रैंक 132वां अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ये 2023 का डाटा है, ये 2023 का डाटा है। 2025 के डाटा के अनुसार मैंने आपको बताया कि 130वां है, लेकिन आपके एग्जाम बुक में अभी तक जो आपका नया एनसीईआरटी उसमें इतना तक ही अपडेट किया गया है, तो ऑप्शन भी इसी तरह से रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए मानव विकास के निम्न स्तर वाले देशों की संख्या 32 है। सबसे जो आपका उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है वो स्विट्जरलैंड है। पहले कौन था, नॉर्वे था, लेकिन अब कौन है, स्विट्जरलैंड है, याद रखिएगा। तो पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्वीडन, आयरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड, याद रखना है, ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर बता भी दिया है कि ये 2020-22 का जो प्रतिवेदन है उसके अनुसार बताया गया। चलिए, अति उच्च मानव विकास स्तर रखने वाले देशों की संख्या अभी पढ़ा दिए 66 है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला देखिएगा, अभी पढ़ाएं जी, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज्यादा उच्च मानव विकास वाला है। तो स्विट्जरलैंड अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी स्विट्जरलैंड। पहले कौन था, नॉर्वे था। तो ये चीजें ध्यान में रखनी होगी, दोनों में आपको समझ लेना होगा। अगला है मध्य विकास रखने वाले, तो मध्य में आपका 44 था, अभी ना पढ़े, और निम्न में 32। निम्न में 32, तो याद है आपको। देखिए तीनों ध्यान में रखिए, तीनों ध्यान में रखिए। अति उच्च 66 के बाद 44 और 32, तो 66 सबसे ज्यादा। देखिए 66 जो है वो सबसे ज्यादा, 42 और 32, 44 ना जी, 66 44 32, सॉरी 66 44 और 32, 66 44 और 32, ठीक है, 66 44 और 32। मानव विकास सूचकांक का माप स्कोर कैसे दिया जाता है,
तो 0 से 1 के बीच दिया जाएगा, जो 1 के जितना नजदीक रहेगा वो उतना ज़्यादा विकसित माना जाएगा। मानव विकास का प्रतिपादन इनमें से कौन सी संस्था करती है? यूएनडीपी आपको पता है, यूनिसेफ के बारे में आप जानते हैं, यूएनएससी के बारे में जानते हैं, यूनेस्को के बारे में भी आपको जानते हैं, तो इस सब का संबंध उससे नहीं है यूएनडीपी। मानव विकास प्रतिपादन में सन 2020 में भारत का स्थान कैमा था? तो भारत का स्थान 131वां था। ठीक है, भारत का स्थान 131वां था। मानव विकास के स्तर में अति उच्च स्कोर कितना होता है? 0.983, अभी हम लोगों ने पढ़ा है 0.983। फिर कहता है कि बाल लिंगानुपात में गिरावट के मुद्दे संबोधित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन हरियाणा में 2015 में शुरू किया गया। 2015 में हरियाणा, 2015 हरियाणा। ठीक है, ध्यान रखने का। अगला सवाल है, डॉक्टर महबूब उल हक निवासी थे, कहाँ के निवासी थे? तो ये पाकिस्तान के निवासी थे। अगला है, केरल का मानव विकास सूचकांक 0.784 है। ये भारत का सबसे उच्च मानव विकास रखने वाला राज्य है। सबसे उच्च मानव विकास रखने वाला राज्य आपका कौन है भारत का? तो केरल है। अगला सवाल देखिएगा, कल्याण उपागम वेलफेयर अप्रोच के अनुसार मानव विकास का मुख्य उत्तरदायित्व किसका है? सरकार का। भी पढ़ा है। अगला देखिएगा, अकाल बीमारी गृह युद्ध राजनीतिक उपद्रव से ग्रस्त देश में आमतौर पर किस मानव विकास की श्रेणी में आते हैं? निम्न में पढ़ाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार मानव विकास का बाधा डालता है? मानव विकास में बाधा डालता है? तो गरीबी और निरक्षरता। बेहतर शिक्षा बाधा नहीं डालेगा, बाधा नहीं डालेगा, तो ये गलत आंसर है। स्वास्थ्य सुविधाएं बाधा नहीं डालेगा, रोजगार के अवसर बाधा नहीं डालेगा, तो ऑप्शन बी गरीबी और निरक्षरता जो है यही बाधा डालेगा। यदि किसी देश में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जाता है जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन समाप्त हो रहे हो, तो मानव विकास का कौन सा स्तंभ प्रभावित हो रहा है? यदि किसी देश में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जाता है जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन समाप्त हो रहे हैं, तो मानव विकास का कौन सा स्तंभ? तो ये सतत पोषणीयता, सस्टेनेबिलिटी, सतत पोषणीयता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पढ़ाए हैं। मानव विकास सूचकांक एचडीआई में किस देश का मान 1 के निकट होने का, किसी देश का मान जो 1 के निकट मतलब वो विकसित है, वहां मानव विकास का स्तर अत्यंत निम्न है? नहीं भैया, वहां मानव विकास का स्तर अत्यंत उच्च है। अत्यंत क्या है? तो उच्च है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, अत्यंत उच्च है। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम जो अप्रोच है वो मानता है कि मानव की न्यूनतम जैविक आवश्यकताओं को पूरा करना ही विकास है? तो न्यूनतम आवश्यकता उपागम इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया था। तो ये सवाल आगे बन जाता है, न्यूनतम आवश्यकता उपागम किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा दिया गया था? तो ILO, इंटरराष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसमें कौन कौन आ जाता है? तो 6 मूल आ जाते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोटी कपड़ा और मकान आपने पढ़ा ही होगा। तो ये हो गया आपका स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, तो टोटल मिला के कुल यहाँ पर 6 अप्रोच जो है यहाँ पर आ जाते हैं। स्वास्थ्य हो गया, हेल्थ आपका, आप तो जानते हैं रोटी कपड़ा और मकान 3 तो था ही, उसमें आपका ये आपका जल हो गया, स्वास्थ्य संबंधी, और शिक्षा हो गया, ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है ये सब, तो आप ध्यान में रख दीजिएगा। तो ILO द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम आवश्यकता उपागमों का जो है नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि न्यूनतम आवश्यकता उपागम कौन कौन से है, और 6 न्यूनतम आवश्यकता उपागम का जो नाम है मेरे भाई वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपको कमेंट सेक्शन में 6 न्यूनतम आवश्यकता उपागम का नाम जो है वो लिखना है। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि कितने विद्यार्थी जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं, तो एक बार आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जो लास्ट तक इस वीडियो को देखें हैं, चीज़ों को समझें हैं। और क्या इस सीरीज को चालू रखा जाए, मतलब डेली चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव इसी तरह से लाया जाए, तो बिल्कुल इसका भी एक नया प्लेलिस्ट बन रहा है, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा। और क्लास थोड़ा सा आप लोग का डिले हुआ था क्योंकि आप मुझे देख पा रहे हैं थोड़ा सा मतलब कुछ समस्याओं के कारण, आप बाल समझते ही हैं कि बाल कब मुड़वाया जाता है, तो कुछ समस्याओं के कारण जो है क्लासेस थोड़ा आपका लेट हुआ था। चलिए क्लासेस कंटिन्यू होते रहेंगे, मिलते हैं भाई हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम लोग आज की क्लास के यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर से हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।